हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने हेमेटोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, और आज के लेक्चर की बात करें तो इसमें हम लोग हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी से, तो यहाँ पे हम लोग फिक्सेटिव के बारे में थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद में स्टेनिंग से भी मिल जाएंगे प्रश्न आपको, माइक्रोटोम से, डीकैल्सिफिकेशन से, और साथ में आपको जो भी स्टेनिंग जिसे कि साइटोलॉजी में जो स्टेनिंग है उनसे कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस से सारी चीजें मिल जाएंगी, और यहाँ पे हम वो भी चीज बताते चलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। यानी कि हम आपको बार बार याद दिलाते चलेंगे कि आप इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में वो चीज इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और साथ में अगर आप लोग टेलीग्राम पे क्विज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा प्राइवेट यहाँ पे बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका जो नाम है आपका प्रतिज्ञा लैब टेक्नीशियन बैच है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपका दिखा हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो 63077182 ठीक है। तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पेमेंट करेंगे। 99 रुपये का पेमेंट है, जिसमें आपको 3 मंथ का मौका मिलेगा रहने का। तो आप लोग 3 मंथ यहाँ पे क्विज कर सकते हो, क्लास का पीडीएफ ले सकते हो, ई बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, साथ में आप कुछ भी जो भी डाउट है उसको आप लोग यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे लाभ मिलेगा। और अगर प्राइस की बात करें तो बहुत ही कम प्राइस है, 99 रुपये का है। 99 रुपये में आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग यहाँ पे मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हो, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी हम इस लिंक को दे देंगे, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाता है, या फिर कहिए कि प्राइवेट चैनल हो जाता है, जिससे आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देरी नहीं करेंगे, आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका स्टेनिंग से हो जाता है। ये कह रहा है कि द इयोसिन सोल्यूशन यूज इन H&E स्टेन, ठीक है, यहाँ पे Y जो लिखा है यहाँ पे E हो जाएगा, H&E स्टेन R, यानी कि आपका जो इयोसिन यूज हो रहा है आपके किसमें, H&E स्टेन में, यानी कि आपके जो हिमोटॉक्सिन और इयोसिन स्टेन है, इसमें जो आपका इयोसिन यूज हो रहा है वो आपका किस प्रकार का इयोसिन होगा। इयोसिन Y यहाँ पे यूज करोगे, इयोसिन Z, यहाँ पे इयोसिन C, या फिर आपका इयोसिन R। तो देखिए इसका जो सही आंसर बच जाएगा वो आपका यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे Y की बात करें तो इयोसिन जो Y है आपका किसमें यूज करते हैं, आप यहाँ पे पैप स्टेन, जो कि आपके साइटोलॉजी में यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि जो आपका पैपेनोकुलस स्टेन है इसमें आप लोग इयोसिन Y का उपयोग करते हैं, जबकि आपका जो H&E स्टेन है इसमें आप लोग इयोसिन C का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं पे आपको E भी मिल जाएगा, सॉरी Y भी मिल जाएगा, लेकिन जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे C वाला सही जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। H&E अगर स्टेन की बात करें तो आपका हिस्टोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्टेन होता है, और आपका जो यहाँ पे H होता है यानी कि हीमोटॉक्सिन से रिलेट होता है। और अगर यहाँ पे बात करें किसका, अगर हीमोटॉक्सिन की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपके न्यूक्लियस को स्टेन करता है। किसको, आपकी ये न्यूक्लियस को स्टेन करता है। और इयोसिन जो होता है बच्चे, ये किसको स्टेन करता है, तो आपके साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। किसको, साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। अगर बात करें इयोसिन की तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंथेसिस करते हैं, यानी कि इसको हम स्वयं तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जो आपका हीमोटॉक्सिन होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नेचुरली रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नेचुरल रूप से इसको हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इससे भी प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन पहले ही हमने इसको डिस्कस कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, ये आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट आर आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो आपका टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, यानी कि जो पूरा आपका टिश्यू प्रोसेसिंग है आपकी हिस्टोलॉजी में होने वाला, वो एक ही यूनिट में समाप्त हो जाता है, यानी कि एक ही मशीन के द्वारा इसको हम समाप्त कर देते हैं। उस मशीन का क्या नाम होता है, हिस्टोकाइनेट, हिस्टोमास, हिस्टोबाथ, या फिर आपका हिस्टोफार्म। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला जाएगा। एक प्रकार की ये मशीन होती है जिसमें सारे के सारे यहाँ पे आप कह सकते हो डिब्बे बने होते हैं, जिसमें आप अलग अलग जो आपका केमिकल होता है ये आपका क्या रहता है, रखा होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे जाइलिन ले रहे हो क्लियरिंग के लिए, या फिर उसके बाद में आप एल्कोहल ले रहे हो। ठीक है, जो भी चीजें आप ले रहे हो अपने टिश्यू प्रोसेसिंग में, तो वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अपना होता रहता है, और एक समय के बाद अपना पूरा प्रोसेस क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इस प्रकार के मशीन को या इस प्रकार की यूनिट को क्या कहते हैं, हिस्टोकाइनेट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का है, और थर्ड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, थर्ड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फॉर फ्लूइड साइटोलॉजी
फ्लूइड हैज बीन कलेक्टेड इन, यानी कि जब आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई साइटोलॉजिकल फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो इन केस में आप क्या करेंगे, आप कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, कोई ना कोई एक प्रकार के एंटीकोगुलेंट का उपयोग करेंगे। तो वही कह रहा है कि जब आप लोग साइटोलॉजी का कोई फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से किस प्रकार के एंटीकोगुलेंट का उपयोग करते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि आप साइटोलॉजी जो भी फ्लूइड है आप उसको लिए और तुरंत उसका क्या कर दिए, जो भी अपना प्रोसेसिंग करना है कर दिए, उसको आप 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए रख भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें उस फ्लूइड में ब्लड भी होता है, तो वो ब्लड को क्या करना है आपको, मतलब कि क्लॉट नहीं होने देना है, तो इस केस में आप एंटीकोगुलेंट उपयोग करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई इस प्रकार के फ्लूइड आते हैं तो आप ज्यादातर ईडीटी का उपयोग कर लेते हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। ठीक है, अगर ईडीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो आप सभी को पता होगा, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। अगर बात करें ईडीटी कैसे काम करता है, तो आप क्या करता है, कैल्शियम का चिलेशन कर देता है। क्या करता है, बाई चिलेशन प्रोसेस। ठीक है, बाई चिलेशन के प्रोसेस के द्वारा ये क्या करता है कि आपका जो भी आपका ब्लड है उसको क्या करता है, क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या हो जाता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन का चिलेशन नहीं होने देता है, मतलब कि चिलेशन के प्रोसेस से आप करता है, और इसमें जो भी आपका भाग लेता है वो आपका मेनली क्या करता है, कैल्शियम भाग लेता है, आपका जो भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो जाता है। सोडियम साइट्रेट की बात करें बच्चे, तो सोडियम साइट्रेट आप सभी को पता हो गया होगा, इसको हम दो तरीके से उपयोग करते हैं, 1:9 के रूप में, और एक करते हैं 1:4 के रूप में। 1:4 के रूप में जो करते हैं उसमें हम ESR के लिए उपयोग करते हैं, जो कि आपका कौन सा मेथड होता है, वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है। क्या होता है आपका, वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है। और 1:9 के रूप में जो यूज करते हैं उसको लिए हम कहाँ पे उपयोग करते हैं, 1:9 का सोडियम साइट्रेट का, तो इसको कहाँ करते हैं, पीटी एपीटीटी। ठीक है, जो भी आपके कागुलेशन फैक्टर होते हैं उसमें 1:9 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन क्या करता है बच्चे, प्लेन का मतलब होता है यहाँ पे रेड वाइन। क्या होता है आपका, रेड वाला। ठीक है, तो रेड में क्या होता है आप सभी को पता होगा, इसको हम लोग क्लॉटिंग के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता क्या आ गया होगा कि क्लॉटिंग के लिए अगर हमको कोई सैंपल लेना है तो हम प्लेन वाला ले लेते हैं। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर आप कोई भी साइटोलॉजिकल फ्लूइड का मतलब कि यहाँ पे ले रहे हो, उसमें एंटीकोगुलेंट डालना है तो आप मेनली डीटीए डालते हो। ठीक है, ये आप पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए बच्चे, आते हैं यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न पे। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डीकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू कॉज बाई इन्वेसिव ऑफ बैक्टीरियल स्कार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको समझिएगा ये कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि डीकम्पोजिशन अगर हो रहा है किसी टिश्यू का, यानी कि आपका जो टिश्यू है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है बाई बैक्टीरिया। किसके द्वारा, जबकि कोई भी मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजन हो। ठीक है, जब डिकम्पोजिशन हो आपके टिश्यू का, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्यूट्रिफिकेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। किसी भी टिश्यू का डिकम्पोजिशन किसके द्वारा हो, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो। ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पे हो तो आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ऑटोलिसिस के बारे में। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे 5 नंबर का बच्चे, ये क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी एंजाइम के एक्शन के द्वारा जब टिश्यू का डिकम्पोजिशन हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम ऑटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं। अब इस तरह से भी प्रश्न आ जाएगा, और ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्वयं के द्वारा, यानी कि स्वयं के सेल के द्वारा अगर किसी टिश्यू का डिकम्पोजिशन हो रहा है तब भी उसको क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं। ऑटो मतलब कि, ऑटो मतलब हो जाता है स्वयं। ठीक है, और लिसिस का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, टूटना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, टूटना हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी टिश्यू अपने स्वयं के सेल्स के द्वारा, अपने स्वयं के एंजाइम्स के द्वारा टूटने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं। और जो आपका प्यूट्रिफिकेशन होता है इसमें किसी अन्य ऑर्गेनिज्म या फिर किसी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, आपका प्यूट्रिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेना कि जो एंजाइम आ रहा है, ठीक है, एंजाइम शब्द आ रहा है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा एंजाइम होता है आपके सेल में। ठीक है, या फिर कहिए कि कौन सा यहाँ पे सेल होता है, ठीक है, जो कि आपको आपके जो भी टिश्यू है उनको क्या करता है, डिकम्पोज करने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। भाई पेन किधर गया, ठीक है, पेन इधर हो गया, ये है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे कि जो भी आपका सेल है, ठीक है, किस सेल के द्वारा यहाँ पे आपके टिश्यू को ऑटोलाइज किया जा रहा है, तो आपके लाइसोजाइम के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक्चुअली, तो यही आपके क्या करते हैं, आपके
सेल को खा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आएंगे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है बच्चे। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फिक्सेशन इंक्रीज, यानी कि 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब आप लोग फिक्सेशन कर रहे होते हैं अपने टिश्यू का, तो उसमें अगर उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो इनकेस में क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी आप लोग फिक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिटी का आप लोग फिक्सेटिव यूज कर रहे हैं, सब कुछ बेटर है, लेकिन अगर वहाँ का टेम्परेचर जो है बच्चों क्या है, हाई है, तो इनकेस में क्या हो जाएगा, उसका ऑटोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोलिसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। अच्छा, प्यूट्रिफिकेशन क्यों नहीं होगा, प्यूट्रिफिकेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जो भी फिक्सेशन डाले हैं वो उसको किल कर देगा। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको किल कर देगा, तो वो स्वयं के सेल से ही अपना क्या कर जाएगा, ऑटोलिसिस अपना करने लगेगा जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फिक्सेटिव व्हिच कंटेन ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड, यानी कि वह कौन सा फिक्सेटिव होता है जो कि कंटेन करता है केमिकल ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि कौन सा ऐसा फिक्सेटिव है जिसमें आप लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड का उपयोग कर रहे होते हैं। ऑप्शन क्या है, फॉर्मल सेलाइन है, कॉर्निक फ्लूइड है, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, फॉर्मल सेलाइन में आप सभी को पता होगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और सेलाइन का उपयोग कर रहे होते हैं। जो आपका कार्निक फ्लूइड होता है इसी में हम क्या करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 8 नंबर का है। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और देख लेना जी। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, हाँ एक पॉइंट यहाँ पे देख लेना कि कभी कभी परसेंटेज आ जाता है, तो अगर हम यहाँ पे फिक्सेटिव यूज कर रहे हैं, पिक्रिक एसिड क्या कर रहे हैं, पिक्रिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको हम कितना परसेंट में लेते हैं, तो 1% का यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं। कितना, 1% का सोल्यूशन लेते हैं। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझिएगा। फिक्सेटिव आपके कई प्रकार से होते हैं, सारे फिक्सेटिव यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव हैं उनको पढ़ाएंगे हम, और आपको ध्यान दिलाएंगे कि आप लोग फिक्सेटिव को पढ़ लीजिए। ये मकसद हमारा होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का ये मतलब नहीं होता है बच्चे कि यही हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न हैं, इनको देखिए, और जो भी छूट रहा है, जो भी भूल रहा है, उनको अपने बुक को खोल के, अपने कॉपी को खोल के अपने आप को क्लियर करिए। ठीक है, ये पॉइंट होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का। ठीक है, 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द एसिटिक एसिड इज नॉट गुड फिक्सेटिव ड्यू टू, यानी कि जब आप लोग एसिटिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं फिक्सेटिव में, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्यों नहीं माना जाता है ये आपको बता देना है। ठीक है, तो हमने बताया है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए और ऑल ऑप्शन लगे रहे, तो उसका सही आंसर हमेशा ऑल ऑप्शन ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑल ऑप्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे। देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये स्वेलिंग इफेक्ट करता है, यानी कि टिश्यू आप नॉर्मली डाले लेकिन उसमें स्वेलिंग आ गया, तो क्या फायदा है ऐसे फिक्सेटिव का उपयोग करने से। डिस्ट्रॉय माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो अंदर के उनके सेल हैं, सेल के जो अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनेल्स हैं, उनका भी यहाँ पे खात्मा हो जा रहा है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एसिटिक एसिड का उपयोग नहीं करते हैं। डिस्ट्रॉय गोल्जी एलिमेंट, यानी कि जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स, चाहे गोल्जी एलिमेंट है, चाहे आपका राइबोसोम है, चाहे आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हम इस प्रकार के फिक्सेटिव का उपयोग बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का उपयोग ज्यादातर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑल ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आते हैं 9 नंबर के प्रश्न पे। 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 40% यानी कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज इक्वल टू, यानी कि आपका जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड है वो किसके इक्वल टू होता है। ठीक है, तो आपका जो 40% का फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपके 100% फार्मेलिन के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा। ठीक है, 100% फार्मेलिन के इक्वल होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके फार्मेलिन। ठीक है, तो जब पढ़े होंगे पूरे डिटेल में तो आपको पता होगा, नहीं तो आप लोग लर्न कर लेना कि जो आपका 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो इक्वल होता है 100% फार्मेलिन के। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है, और 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 10 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि डॉट डॉट फिक्सेटिव इज ए ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव फॉर स्मेयर। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा फिक्सेटिव है जिसका आप उपयोग करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो किसी भी स्मेयर को। इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के फिक्सेटिव को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट मीडिया, जब आप लोग माइक्रो बायोलॉजी में मीडिया पढ़ रहे थे, मीडियम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट मीडियम पढ़ा होगा। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव भी होता है
जिसको जो भी आपके स्मेयर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्मेयर होते हैं स्लाइड रहते हैं स्लाइड के, तो उसको हम फिक्स किए रहते हैं और उनको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ऐसा कौन सा फिक्सेटिव हम उपयोग करेंगे? ऑप्शंस क्या है भाई? ऑप्शंस आपका है कार्बोवैक्स, ठीक है, उसके बाद में आपका मर्क्यूरी क्लोराइड, 10% फॉर्मल सैलाइन, या फिर आपका नॉन ऑप्शन। सही आंसर जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, यहाँ पे कार्बो जो बैग्स होते हैं इसी के माध्यम से हम लोग अपने स्मेयर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और इसी ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव आपका कौन सा हो जाता है, तो आपका ये कार्बो बैग्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं किसके बारे में, मर्क्यूरी क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा बच्चे। तो अगर हम वहां पे बात करें मर्क्यूरी क्लोराइड की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, फार्मूला HgCl2 हो जाता है। इसमें आप 70% क्या करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड यूज करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, उसी के इक्वल, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, 75% सोल्यूशन आप HgCl2 इन वाटर, ठीक है, इन वाटर में आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग इसका उपयोग सिंपल फिक्सेटिव के रूप में, किसके रूप में, सिंपल फिक्सेटिव के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यानी कि कोई बहुत बड़े जो भी आपके टिश्यू होते हैं जैसे ब्रेन का टिश्यू, इन सब चीजों में इसका उपयोग नहीं करेंगे, सिंपल फिक्सेटिव के रूप में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कितने mm साइज का यहाँ पे फिक्सेटिव कर सकता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 mm साइज का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, हाँ भाई, ये जो आपका जो मर्क्यूरी क्लोराइड है इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज देख लेना। क्या होता है कि जो भी आप लोग मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग कर रहे होते हैं, तो एक फिक्सेटिव तो है, लेकिन ज्यादातर आप इसका उपयोग करते हुए नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि जो आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है ब्लैक कलर का बनने लगता है। जो भी आपका लिक्विड होता है, वो भी आपका लिक्विड जो होता है वो ब्लैक पीपीटी यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। इन केस में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 10% फॉर्मल सैलाइन का हम लोग उपयोग करते हैं, नॉर्मली करते हैं, और सिंपल फिक्सेटिव के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं अपने 11 नंबर पे। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि विच मेथड इज यूज टू एज सर्टेन कंप्लीटिशन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। यानी कि ये कह रहा है कि जब आप लोग डीकैल्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो इसको पता करने के लिए कि हमारा डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए आप यहाँ पे किस चीज का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। क्या डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है? वैसे भी आप सभी लोग अगर लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अंतिम चरण में हैं, तो हमें उम्मीद है कि डीकैल्सिफिकेशन आपको अच्छे से आ रहा होगा। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है जब भी आप लोग अपने टिश्यू को लाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि टिश्यू को लाए, अब ये टिश्यू क्या है, बोनी है, क्या है, थोड़ा सा बोनी है मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। क्या होगा, आपका जो भी बोन होते हैं कैल्शियम के बने होते हैं, तो कैल्शियम इसमें डिपोजिट होगा। तो इसी कैल्शियम को क्या करना होता है, डी करना होता है, मतलब कि खत्म करना होता है। तो किसी भी टिश्यू से रिमूव करना, किसको, कैल्शियम को रिमूव करना ही आपका क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप किसी भी बोन से या फिर किसी भी कैल्शियम मतलब कि बोनी चीज से आप कैल्शियम को हटा रहे होते हैं, मतलब डीकैल्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो इसको चेक करने के लिए कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसमें आप कौन सा यहाँ पे विधि उपयोग करेंगे। तो देखिए दोनों विधि उपयोग करते हैं, एक्सरे भी करते हैं और केमिकल मेथड भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, बोथ ए एंड बी सही जाएगा। तो ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि डीकैल्सिफिकेशन को चेक करने के लिए हम एक्सरे टेक्निक का भी उपयोग कर लेते हैं और केमिकल मेथड का भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं, अगर डीकैल्सिफिकेशन के एक दो प्रश्न और आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर आप कर रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन वाली चीजें आई हैं, मान लीजिए कोई आपके पास बोनी टिश्यू आ गया, ठीक है, बोनी टिश्यू आ गया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका फिक्सेशन करोगे। क्या करोगे, इसका फिक्सेशन कर लोगे। उसके बाद में क्या करोगे, डीकैल्सिफिकेशन करोगे। ठीक है, क्या करोगे, डीकैल्सिफिकेशन करोगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि डीकैल्सिफिकेशन करेंगे भैया कैसे। तो आप सभी को पता होगा कि डीकैल्सिफिकेशन करने के लिए आप सबसे बढ़िया चीज उपयोग कर सकते हो, एसिड। ठीक है, क्या कर सकते हो, एसिड लोगे भाई, तो वो उसको समाप्त कर देगा, किसको, कैल्शियम को समाप्त कर देगा। अब बात आती है सर डीकैल्सिफिकेशन में कौन सा एसिड लेने, तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका नाइट्रिक एसिड। क्या जाता है आपका, नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। ठीक है, अगर बात करें HNO3 कितना लेंगे, तो 5% इसको लेते हैं, कितना, 5% लेते हैं। अगर इसके डे की बात करें तो 1 से 4 दिन में क्या कर देता है, डीकैल्सिफाइड कर देता है किसी भी चीज को। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आप ले सकते हो, हाँ ठीक है, क्या रख सकते हो, फार्मिक एसिड ले सकते हो। क्या ले सकते हो, फार्मिक एसिड ले सकते हो बच्चे, क्या ले सकते हो, फार्मिक एसिड ले सकते हो। ध्यान रखना, फार्मिक एसिड उतना कामगार नहीं होता है, हल्के हल्के बॉडी टिश्यू को उपयोग करने के लिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आप क्या ले सकते हो,
हाँ, तीसरा आपका हो जाता है चिलेशन एजेंट। क्या हो जाता है आपका? चिलेशन एजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, चिलेशन एजेंट क्या होता है? तो हमने बताया कि जब भी आपका कोई भी चीज हो जिसमें कैल्शियम हो, तो उसको अगर रिमूव करना है तो आप चिलेशन वाला प्रक्रिया अपना सकते हो। और आपको पता है कि आपका जो बोन होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, तो चिलेशन के माध्यम से। और केमिकल की बात करें तो फार्मिक एसिड और कौन सा आपका नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड 5% उपयोग करते हैं, 1 से 4 दिन के अंदर आपका ये डिकैल्सिफाइड कर देगा। ठीक है, एक विधि और होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इतना आएगा नहीं, लेकिन हाँ मान लीजिए आपका इस तरह से आ सकता है कि डीप कैल्सिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो केमिकल एजेंट के द्वारा, बाई चिलेशन प्रोसेस के द्वारा, और तीसरा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक, इतना पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया होगा बच्चे, तो हमें उम्मीद है उसके बाद में। हाँ ठीक है, अब जब ये आपका टिश्यू डिकैल्सिफाइड हो जाता है तो क्या करते हो? तो भाई इसको जो भी आपके एसिड यहाँ पे उपयोग किए हो उसको न्यूट्रल करना होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन में आप क्या उपयोग करोगे? तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप 5% सोडियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हो। क्या? 5% सोडियम सल्फेट का, सॉरी सोडियम, हाँ सल्फेट का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, 5% सोडियम सल्फेट का यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो क्या करोगे? तो तीसरा एक्शन आप अपने आते हो, क्या? ये वाशिंग। ठीक है, यानी कि जो भी आपका सैंपल है उसको क्या कर दोगे? वॉश कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जब वॉश कर लोगे उसके बाद चेक करोगे कि ये हमारा डिकैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं, तो उसको आप एक्सरे और केमिकल मेथड के द्वारा चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसको अपने कॉपी में जो भी हम बताएं नोट कर सकते हो। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है बच्चे, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच सॉल्यूशन इज नॉट सुटेबल फॉर अर्जेंट डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि आपको 2-3 दिन के अंदर ही डीकैल्सिफिकेशन करना या 24 घंटे के अंदर करना है, तो आप क्या करोगे? फार्मिक एसिड का उपयोग करोगे, नाइट्रिक का, या फिर आपका एर्बन फ्लूइड का। तो देखिए, एर्बन का कर सकते हो यार, एक्वस नाइट्रिक सोल्यूशन का कर सकते हो, लेकिन एक्वस का यहाँ पे जो एक्वस फार्मिक एसिड है इसका उपयोग नहीं करोगे। हमने बताया कि इसको हम अर्जेंट नहीं कर सकते हैं, और जो आपके हल्के बोनी टिश्यू होते हैं उनके उपयोग के लिए इनको करते हैं, और एक अच्छा फिक्सेटिव का उपयोग भी करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे किसका उपयोग नहीं करेंगे, तो भाई हम एक्वस फार्मिक एसिड का उपयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। क्या सही जाएगा आपका? सी वाला सही जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 13 नंबर पे आ जाओ भाई। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू पीसेस इज नोन एज। देखिए, हमने कहा था कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू पीसेस इज नोन एज डीकैल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू पीसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या? डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब देखो, डीकैल्सिफिकेशन कैल्शियम को हटाना है, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट का मतलब होता है आपका जल, तो जल को हटाना है, वाटर को हटाना है। ठीक है, अच्छा रिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? रिहाइड्रेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, मतलब कि कोई चीज डिहाइड्रेट है, उसमें अगर रिहाइड्रेट करना चाहते हो तो वाटर मिला दो, रिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है। ठीक है, और क्लियरिंग मतलब क्या होता है? वो क्लीन करने वाला। ठीक है, तो जब आप लोग टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़े होंगे तो उसको सारे स्टेप आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाओ यार, सब कुछ पढ़ा हुआ है, देख सकते हो, अच्छे से पढ़ोगे पूरा सब चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप हमने समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एक अच्छे लैंग्वेज में समझाया है कि एक स्टूडेंट्स कैसे समझ सकता है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है। ये कह रहा है कि डायजोन इज नॉट ए रिकमेंडेड फॉर रूटीन यूज बिकॉज, यानी कि आपका जो डायजोन है इसको हम डेली रूटीन के लिए उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इट इज डेंजरस, हैव लिटिल वार्मिंग टू ऑडम, मतलब कि गंध होता है मान लीजिए। ठीक है, या फिर टॉक्सिक इन एक्शन और ऑल ऑप्शन। तो देखिए, ये इन सभी कारणों से इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि ये डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, गंध जो भी तरीके से होता है वह गंध अच्छा नहीं होता है, और टॉक्सिक इन एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन करेगा वो टॉक्सिक ही करेगा, यानी कि विष की तरह करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हिच क्लीनिंग एजेंट इज चीप, गुड एंड यूज विथ सोलॉइडिंग इन सेक्शन, यानी कि कौन सा क्लियरिंग जो एजेंट है वो क्या है, यहाँ से समझना। ठीक है, ये पॉइंट मत समझो, इतना टफ नहीं समझ पा रहे हो तो चीप वाला ले लो, सस्ता है। ठीक है, गुड है तो इसको हम यूज करेंगे, अच्छे तरीके से यूज करेंगे, अच्छे से ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सा क्लियरिंग एजेंट भाई अच्छा हो जाएगा? ठीक है, तो बताना है आपका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका जाइलिन जाएगा। ठीक है, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइलिन का उपयोग करते हुए देखा होगा, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं, कहीं भी आपने जाइलिन का उपयोग देखा होगा। ठीक है,
तो जाइलिन चीप है, सस्ता है, अच्छा काम करता है, इसलिए तो हम उपयोग करते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। अच्छा ऐसा आ गया कि कौन सा इसमें से क्लियरिंग एजेंट है, तो देख लेना, टाइलोरिन भी है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी है और आपका जाइलिन भी है, ठीक है, और आपका केडर वुड ऑयल भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएंगे, सब यहाँ पे सबके सही सही जाएंगे, मतलब सबके सब सही जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे सही जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। अब मान लीजिए फार्मिक एसिड आ गया, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा क्लियरिंग एजेंट नहीं है, तो इसमें से फार्मिक एसिड दे दिया तो वो फार्मिक एसिड नहीं है, ठीक है, या फिर समझ रहे हो ना। फिर आ गया मान लो फिक्सेटिव नहीं है, तो ये चीज होती है, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो चीजों को, ठीक है। 16 नंबर पे आ जाओ। 16 नंबर का प्रश्न क्या करा है कि क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर क्लियरिंग, ठीक है, ऑफ, यानी कि आप जब क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर रहे हो तो भाई क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हो, तो सीएनएस टिश्यू को क्लियर करने के लिए, लिम्फ नोड्स को और एम्ब्रियो को। सही आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑप्शन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला जाएगा। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्लियरिंग एजेंट होता है जिसका उपयोग हम सीएनएस टिश्यू, लिम्फ नोड्स, एम्ब्रियोज और भी कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। माइंड में भी कर सकते हैं, जो आपका ब्रेन होता है उसके लिए भी यहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लियरिंग एजेंट ऑल ऑप्शन पे सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना, ठीक है, कई बार ये आपकी वाइवा में पूछा गया होगा, आपके सीनियर्स आपके प्रश्न किए होंगे। ये कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स इज अबाउट, यानी कि जो आपका पैराफिन वैक्स होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन से आपके यहाँ पे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, 25 से 60 और आपका यहाँ पे 54 से 60। तो इसका जो 17 का सही आंसर जाएगा आपका डी वाला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेना, ठीक है। चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं 18 नंबर का प्रश्न आ गया हमारे सामने। और 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डीकैल्सिफिकेशन डिपेंड ऑन द, यानी कि आपका जो डीकैल्सिफिकेशन वाला प्रोसेस है ये किस पे डिपेंड रहता है। तो देखिएगा डीकैल्सिफिकेशन किस किस पे डिपेंड रहेगा। तो पहला आपका जो ऑप्शन दिया है स्टेंस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन, तो ठीक है भाई, स्टेंस पे तो आपका डिपेंड रहेगा कि किस प्रकार का सोल्यूशन ले रहे हो, कितने कंसंट्रेशन में ले रहे हो, कितने कंसंट्रेशन में नहीं ले रहे हो, तो इस पे तो डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भाई सही है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर ऑफ डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन, बिल्कुल भाई टेम्परेचर पर ध्यान देंगे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे तो बेस्ट काम करेगा, ये भी सही है। वॉल्यूम ऑफ डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन, बोन इतना बड़ा ले लियो भाई, ठीक है, और सोल्यूशन है इतना आधा सा ही लियो, ठीक है, तो जब आधा सा लियो तो डीकैल्सिफिकेशन आधे का ही होगा, ठीक है, इसका हो गया इसका नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी मैटर करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, वॉल्यूम भी। तो जो सही आंसर जाएगा आपका क्या सही जाएगा, ऑल ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका डीकैल्सिफिकेशन है वो आपकी किस पे, स्ट्रेंथ पे, टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे यहाँ पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ऑल ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए 19 नंबर पे आ जाइए। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रोटेटरी माइक्रोटोम इज नॉट सटूबल फॉर, यानी कि आपका जो रोटेटरी माइक्रोटोम है ये किसके लिए सटूबल नहीं है, पैराफिन सेक्शन के लिए नहीं है, स्लाइडिंग सेक्शन के लिए नहीं है, बोथ ए एंड बी के लिए नहीं है। देखिए रोटेटरी माइक्रोटोम भाई पैराफिन के लिए तो है भाई, ठीक है, क्योंकि यूज करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो बी के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे आपको क्लियर करना है, ठीक है। जो प्रश्न आप लोग को फंस रहा होगा कि ये टफ है, इसका मतलब क्या होता है, उसको ध्यान देने के लिए आप थोड़ा सा अपने प्रीवियस में जाइएगा, अपने लैब में जाइएगा और आपको पता चल जाएगा। जितने बच्चे प्राइवेट से कोई भी चीजें की हैं, डीएमएलटी बीएमएलटी, तो वो अपना जो भी है प्रैक्टिस के तहत देखे होंगे, जो भी तरीके देखे होंगे, इस पे आप लोग अपना विचार करिएगा, ठीक है। प्रश्न एकदम सिंपल आएंगे, बस आपको समझना है और उसके बाद में आपको हल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आ सकती है, क्या क्या चीजें नहीं आ सकती है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है भाई। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन रॉकिंग माइक्रोटोम, यानी कि जब आप लोग रॉकिंग माइक्रोटोम का उपयोग कर रहे हैं, नाइफ इज हेल्ड रिजिड ऑन पोजीशन, यानी कि जब आप लोग रॉकिंग माइक्रोटोम का उपयोग करेंगे तो इसमें जो इसका जो भी चक्कू वक्कू है, ठीक है, इसका जो भी पोजीशन है वो आपका क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा या फिर हॉरिजेंटल रहेगा या फिर आपका सर्कुलर रहेगा। तो रॉकिंग माइक्रोटोम भाई इसमें आपका हॉरिजेंटल रहता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। क्या जाएगा आपका, बी वाला सही जाएगा। मान लो ऐसा प्रश्न आ गया कि ऐसा कौन सा माइक्रोटोम है जिसमें आप लोग CO2 का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है, लिक्विड CO2 का, ठीक है, उपयोग कर रहे होते हैं, तो क्या सही जाएगा, वो आपका कौन सा सही जाएगा भाई, आपका क्रायो वाला हो जाता है, क्रायो माइक्रोटोम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना और एक बार क्लियर करके देख लेना, ठीक है, इन चीजों को। अल्ट्रा माइक्रोटोम देख लेना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोटोम जो भी है, ठीक है, मतलब अल्ट्रा वाला ही इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है, तो एक बार देख लेना, इसका भी लेक्चर हमने डाल रखा है, ठीक है। चलो आते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पे भाई। 21 नंबर का प्रश्न है कि एक्वस नाइट्रिक एसिड इज मेनली यूज फॉर, यानी कि एक्वस नाइट्रिक एसिड का उपयोग आप कहाँ करेंगे। अब ये नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है भाई, तो ये आपका डीकैल्सिफिकेशन वाला काम कर रहा है, क्या,
डिकैल्सिफिकेशन वाला काम कर रहा है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेगा भाई डी एक्वस नाइट्रिक सोल्यूशन। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ये 5% उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, रिसर्च स्पेसिमेन, पोस्टमार्टम स्पेसिमेन, अर्जेंट बायोप्सी या फिर आपका रूटीन पर्पज। तो 21 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा भाई, पोस्टमार्टम स्पेसिमेन, ठीक है। ये आपका जो सही जाएगा वो आपका क्या सही जाएगा, बी वाला। वैसे हालांकि देखा जाए अपने लैबों में या तो रूटीन पर्पज के लिए भी इसको उपयोग में कर लेते हैं, लेकिन जो अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखें बुक की माने तो पोस्टमार्टम स्पेसिमेन देखेंगे। अच्छा, अगर आप लोग बुक खोल रहे होंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी सोल्यूशन दिए हुए हैं या फिक्सेटिव दिए हुए हैं वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग यूज दिखा रहा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इतना टफ प्रश्न नहीं आएगा। फार्मिक एसिड तक आपके आ जाएगा या फिर एक दो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बस इतना आएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोग, ज्यादा टफ नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा फ्लूइड आएगा कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और आप लोग कर नहीं पा रहे हो बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब आ जाते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हीमोटॉक्सिलिन स्टेन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि ये जो आपका स्टेनिंग है हीमोटॉक्सिलिन, ठीक है। ये प्रश्न है कि हीमोटॉक्सिलिन किस चीज को स्टेन करता है आपके सेल को, न्यूक्लियस पार्ट को, साइटोप्लाज्मिक पार्ट को, बोथ एंड बी को, या फिर आपका एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को। देखिए ये आपके न्यूक्लियस को स्टेन करता है, ठीक है। हीमोटॉक्सिन जो है आपके किसको, ये आपके न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, ठीक है। अगर आप एचएनडी का उपयोग कर रहे हो तो न्यूक्लियस को कर दिया आपका हीमोटॉक्सिन, तो साइटोप्लाज्म को कौन करेगा, आपका इयोसिन करेगा। कौन करेगा, आपका इयोसिन करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्टेनिंग ऑफ टिश्यू बाय मीन्स ऑफ सिंपल सॉल्यूशन बाय डाई इज नोन एज, स्टेनिंग ऑफ टिश्यू बाय मीन ऑफ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ डाई इज नोन एज सिंपल स्टेनिंग, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, मेटाक्रोमेटिक स्टेन। तो देखना जब आप लोग सिंपल तरीके से उसको यूज कर रहे हो यार तो वो आपका सिंपल स्टेनिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव स्टेन, तो नेगेटिव स्टेन कौन सा होता है, तो नेगेटिव स्टेन आपका हो जाता है इंडिया इंक स्टेन। क्या हो जाता है आपका, इंडिया इंक स्टेन। क्या हो जाता है बच्चे, इंडिया इंक स्टेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये आ सकता है कि नेगेटिव स्टेन कौन सा इनमें से, तो आपका इंडिया इंक स्टेन क्या कहलाएगा, नेगेटिव स्टेन के। और ये जो आपका मेटाक्रोमेटिक स्टेन है यार, ये क्या होता है भाई, तो देखना जितने भी आपके रोमन वाले स्टेन है, किसने, रोमन वाले स्टेन है बच्चे, ये सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके क्या है, मेटाक्रोमेटिक स्टेन है। चाहे जेनर जिम्सा हो, चाहे जिम्सा हो, चाहे आपका लिस्मन स्टेन हो, तो ये आपके किसमें आएंगे, मेटाक्रोमेटिक स्टेन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सुप्रावाइटल स्टेन के अंतर्गत कौन आता है, तो जो आप रेटी में उपयोग कर रहे होंगे, ठीक है, रेटी में जो भी आपका स्टेनिंग उपयोग होगा आपका किसमें आएगा, सुप्रावाइटल स्टेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप क्लियर कर लेना कि कौन सा रेटी में उपयोग होता है, कल वाले लेक्चर में शायद हमने बताया भी था, ठीक है। चलिए बच्चे आते हैं 24 नंबर के प्रश्न पे। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विच डाई इज परचेज एज ए सिंथेसिस प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा डाई है जिसको आप लोग परचेज करते हो, सिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है, उसको बनाते हो बना के। तो अगर बात करें यहाँ पे किसकी, हिमोटॉक्सिन की, या फिर ओरियंस की, या फिर आपका क्रेमियम की, या फिर आपका ऑल ऑप्शन, तो 24 का सही आंसर क्या जाएगा भाई, 24 का यहाँ पे अगर बात करें ऑल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, डी में यहाँ पे आपका इयोसिन होगा, ठीक है बच्चे। तो जो आपका सिंथेटिक है, ठीक है, यानी कि इसको हम अपने आप से सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपका कौन सा हो जाता है, इयोसिन। और अगर बात करें बच्चे हीमोटॉक्सिन की, तो कहीं ना कहीं आपका नेचुरली है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, एक पॉइंट और बता देते हैं कि हीमोटॉक्सिन कब नेचुरली है, जब इसको हम सिंपली हीमोटॉक्सिन के रूप में उपयोग करते हैं। जब आप हीमोटॉक्सिन में क्या मिला देते हैं, हीमोटॉक्सिन में क्या मिला दोगे, मॉर्डेंट, क्या मिला दोगे, मॉर्डेंट अगर मिला दोगे, जैसे कि आप मान लो एलम ही मिला देते हो, तो इन केस में ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका नेचुरली नहीं रह जाता है, कहीं ना कहीं इसको हम सिंथेटिक में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली आप हीमोटॉक्सिन का बात कर रहे हो तो इसको आप लोग एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री के द्वारा प्राप्त करते हो, चैंपियम पेड़ नाम है शायद, ठीक है, चैंपियम नामक पेड़ के मतलब तने से प्राप्त करते हो उसको, तो आपका नेचुरली हो जाता है। लेकिन जब इसमें मॉर्डेंट एज एलम मिला दिए या कोई और मॉर्डेंट मिला दिए, तो आपका किस में आ जाएगा, इसको आप बना रहे हो इसमें आ जाएगा, सिंथेसिस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें इसका ओरिजिन की, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका नेचुरली है, किसका है आपका भाई, ये नेचुरली है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्रेमियन भी आपका क्या है, नेचुरली है, लेकिन इयोसिन जो है इसको आप हमेशा बनाते ही हो, ठीक है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट और बन रहा है, देखो हमने बताया आप लोग को यहाँ पे नोटिस भी किया होगा कि आपका हीमोटॉक्सिन है, जिस इसमें एलम मिलाते हो, तो एलम कैसा काम करता है, तो ये एज ए मॉर्डेंट के रूप में काम करता है, क्या करता है, एज ए मॉर्डेंट के रूप में काम करता है।
जब आप लोग ग्राम स्टैन का उपयोग कर रहे होते, जो आपका ग्राम आयोडीन का उपयोग करते हो, वो भी एज ए मॉर्डेंट का उपयोग करता है। अच्छा, मॉर्डेंट होता क्या है? कोई कोई जो आपके, मान लीजिए आपका कोई सेल है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई सेल है और आपका ये कोई स्टेनिंग है, तो जब ये स्टेनिंग आपके सेल के पास आएगा तो डायरेक्ट इनको कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, स्टेनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एज ए मॉर्डेंट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एज ए मॉर्डेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि कनेक्टिंग होते हैं बीच में, ठीक है। मान लो ये मैंने पेन लिया है, ठीक है, तो ये पेन हो गया और ये मेरे दोनों हाथ हो गया, तो इस बीच में पेन है ना, तो ये पेन क्या कर रहा है, कनेक्टिंग का काम कर रहा है, तो यही आपके क्या होते हैं, मॉर्डेंट होते हैं। तो एज ए एलम आपका मॉर्डेंट हो गया, एज एडिन हो गया, ये सब आपके क्या है, आपके मॉर्डेंट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 25 नंबर का है, और 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एजोडाई इज फिक्स टाइप ऑफ स्टेन, यानी कि आपका जो एजोडाई है आपका किस प्रकार का स्टेन है, न्यूक्लियर स्टेन है, साइटोप्लाज्मिक स्टेन है, या फिर बोथ ए एंड बी है। 25 का जो बच्चे सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, तो आज ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्टेन है। आंसर नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट थे, 25 प्रश्न थे हमारे, और आपको सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो होंगे। जो अगर कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई चीज़ और भी चाहिए जैसे नोट्स संबंधित चीज़ें, मतलब आपको मैं डायरेक्ट नोट्स नहीं देने लगूंगा, इसके लिए तो आपको ज्वाइन करना होगा प्रतिज्ञा लैब टेक्नीशियन बैच, जो कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, 99 रुपये पे करने होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डाउट है प्रश्नों में और चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उनको पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके, या फिर कमेंट करके नहीं कर पा रहे हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। और अगर प्रतिज्ञा बैच में जुड़े हो तो एक दो दिन में यार मैं थोड़ी चीज़ें लिख रहा हूँ ना, तो लिखने के बाद मैं कुछ चीज़ें देने वाला हूँ कि आप लोग एमपी के लिए क्या पढ़ सकते हो जो कि आपके लिए सफिशियंट हो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा बच्चे, लेकिन मैं आपके लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने पेज थी, इस पेज में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको बतानी थी इसको मैंने मेंशन कर दिया था ताकि माइंड से उतर ना जाए, ठीक है। तो अगर माइंड से उतर जाती हैं तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं, बहुत दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन अगर टाइम से आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ें सही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट में उसको हमने बता दिया कि इस चीज़ को हमको बताना है, फिर इस चीज़ को बताना है, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए मॉडर्न हमको दिमाग से आ गया याद, तो हमने बता दिया, लेकिन कुछ पॉइंट तुरंत याद नहीं रहती ना, तो उसको हमको क्या करना होता है, जब हम प्रश्न बना रहे होते हैं तो जस्ट समय में आता है कि यहाँ पे ये चीज़ आप बता दोगे तो बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं कि चीज़ें याद रहें तुरंत, उसके लिए हमको ये करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।